गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। आज मैं आपको सिविक्स का लेसन फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया है और आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो ये बच्चों, ये हमारा लेसन है हमारा लोकतंत्र का जो पार्ट 2 है। आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या है, और अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक आधार स्तंभ लोकतंत्र का पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे स्टेप वाइज ये सारे आधार स्तंभ हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं ये मौलिक अधिकार। स्क्रीन पे आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार। जैसे नागरिक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, सांस्कृतिक हैं। और यही मौलिक अधिकार ये जो है ये लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ है। ये मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा आधार स्तंभ है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक और नागरिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूह के कार्य में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबंध है। यानी कि ये ऐसे अधिकार है जिसके लिए राज्य व्यक्तियों के या समूह के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये हमारे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार सरकार ने हमें दिए उनके अधिकारों की सुरक्षा भी हमें चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत संविधान में मूल अधिकारों की स्वतंत्रता की सुरक्षा का जो अधिकार दिया गया है ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायपालिका, ये देखिए आप, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है। जो बच्चों आपको हम न्यायपालिका के लिए बता दें कि हमारे जो भारत में अंतिम रूप से जो सबसे फाइनल निर्णय होता है वो हमारा केंद्र यानी हमारी दिल्ली, जो हमारी भारत की राजधानी है, वहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो कोई भी फैसला होता है, यहाँ पे हम आपको कुछ अलग से समझा दें जो आपकी बुक में नहीं है, कि जैसे कोई भी काम होता है तो हमारी स्थानीय सरकार उसका फैसला लेती, जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं। उसके बाद से हर राज्य की अपनी कोर्ट होता है, हर राज्य का, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। उसके बाद से अंतिम रूप से जो फैसला होता है वो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। तो यही हम कह रहे थे आपसे कि मूल अधिकारों की जो सुरक्षा होती है वो उसकी सुरक्षा का भार सर्वोच्च न्यायपालिका को सौंपा जाता है। और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में। तो जनता अपने अधिकारों के न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया। न्यायपालिका हमारी बिल्कुल स्वतंत्र है, जिससे निष्पक्ष न्याय दिया जा सके, यानी जो भी फैसला हो वो निष्पक्ष हो। इसलिए सर्वोच्च न्यायपालिका को केंद्र और राज्य दोनों में से किसी के अधीन नहीं रखा गया। केंद्र यानी बच्चों यानी हमारी दिल्ली की सरकार, पूरे भारत की जो केंद्र सरकार है, हमारी देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे है। और हर राज्य की अपनी सरकार होती है। तो सर्वोच्च न्यायिका को केंद्र और न्यायपालिका से स्वतंत्र रखा गया। इसीलिए इसको स्वतंत्र न्यायपालिका को तीसरा आधार स्तंभ कहा गया। ये देखिए आप, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद आ जाइए तीसरा आधार स्तंभ। चलिए अब हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में आएगा, संचार माध्यम या मीडिया। ये संचार माध्यम या मीडिया क्या है? मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द से के बहुवचन से बना है, तो जिसका अर्थ होता माध्यम। जब भी कोई सूचना देश विदेश में जन समूह के संचार माध्यम द्वारा पहुंचाई जाती है तो उसे ही कहते हैं जन संचार माध्यम यानी मास मीडिया। क्या कहते हैं बच्चों? मास मीडिया। तो रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर, ये सब क्या है? संचार माध्यम है या क्या है? मीडिया है, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को प्रचार और प्रसार करते हैं। एक और बात, सरकार अपनी नीतियों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए, कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है, और ये संचार माध्यम जो है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं बल्कि शासन के कामों की भी जांच पड़ताल करते हैं। अब आ जाइए, हम आपको बताते हैं कि जो जनता की सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और सभी विचारों को जो आदान प्रदान करने का साधन बनते हैं, ये हैं मीडिया। ये शासन तक जन भावना को पहुंचाते हैं, यानी सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी बनते हैं, और यही हमारा लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ। आजकल आप देख रही हैं बच्चों, आपको सारी न्यूज़ मिलती है, टीवी से मिल जाती है। वैसे तो अब मोबाइल भी है, पहले तो मोबाइल नहीं था। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पहले रेडियो था सिर्फ और अखबार था, अब तो खैर टीवी भी है और मोबाइल भी है। बहुत सारी ये माध्यम जो हैं, इन्हें ही हम कहते हैं मीडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, संचार माध्यम या मीडिया ये हमारे लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। अब है हम ये आपको बताते हैं कि संविधान में भारतीय नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कि यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती है तो जनता उसके विरोध के लिए सभाएं करती हैं, प्रदर्शन करते हैं, जुलूस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा बच्चों कि अभी जो सीए का एक नया कानून बन रहा था, और ये जो आपदा आई है हमारी इस वक्त जो आई है जिससे हम जूझ रहे हैं, इसके पहले बहुत प्रदर्शन हुआ था, बहुत जुलूस निकल रहा था, सड़कों पे लोग उतर आए थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, और इस तरह से लोग अपने बातों को पहुंचाने के लिए पोस्टर लगाते हैं और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और यदि शासन जनता की इच्छाओं की अवहेलना करता है तो लोग जो है अगले चुनाव में उनको दोबारा नहीं चुनते। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है लोकतंत्र की, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन है। अब आ जाइए जो हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन है। और आपको आंसर हम लगा के दे देंगे बच्चों कि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उसे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तभी संभव है जब वो शिक्षित और जागरूक होगा। देखिए, कोई भी नागरिक जब तक शिक्षित नहीं होगा वो ये फैसला नहीं कर सकता है, जागरूकता उसके अंदर नहीं आएगी और वो ये फैसला नहीं कर पाएगा कि सही या गलत क्या है। तो यानी किस तरह से अपने नेता का चुनाव किया जाए, ये कोई भी अशिक्षित व्यक्ति उसके में ये क्षमता नहीं रहेगी कि वो सही फैसला ले। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने देश की समस्याओं की जानकारी देता है बल्कि उसको सुलझाने में अपना योगदान भी देता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आता है और अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय करता है, और तब वो शिक्षित व्यक्ति किसी के इसमें बहकावे में नहीं आता है और सही तरीके से फैसला करता है और चुनता है। तो अब हम एक दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, सर्वधर्म समभाव। लोकतंत्र की सफलता ये तभी होगी बच्चों जब नागरिकों में धार्मिक सद्भावना रहेगी। इसको हम कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता की भावना होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के साथ अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की छूट होनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव यानी अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्म की इज्जत करना, अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। राज्य किसी भी एक धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। इसे ही हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव। अब आ जाइए आप अपने आखिरी पॉइंट पे, सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता और आर्थिक समानता हम उसे कहते हैं कि ये होना लोकतंत्र में धार्मिक आज़ादी के साथ बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर सामाजिक समानता नहीं होगी तो हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। कई शताब्दियों से अनेक तरह की असमानताएं आती रही हैं। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता रहा। इससे जो है मानव के बीच में दूरी बढ़ती चली जाती है, जो एक राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधक हो जाती है। तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए सभी जातियों में एक तरह का समान होना ज़रूरी है और असमानता नहीं आनी चाहिए। यानी कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ
कुछ लोग बहुत करीब हो जाएंगे, तो इससे हमारा लोकतंत्र व्यवस्था भी कमज़ोर हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में समानता रहे। अब इस तरह से हम एक अंतिम रूप से कहते हैं आपको कि हम एक अपनी हम हमारी ये जिम्मेदारी, हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक सही नेता चुनें, और एक तभी हमारा लोकतंत्र एक उपयोगी होगा। एक हमें याद रखना चाहिए कि हमारी भी जवाबदेही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। हमारा यानी हम सभी नागरिकों का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम सही तरह से चुनाव करें और समाज के लिए एक निष्पक्ष रूप से चुनाव करें, और तभी हम लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तो ये बच्चों, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया, और हमने आपको पहले वीडियो के बाद से हमने आपको रिक्त स्थान कराया था, और अब आपको इसमें 3 क्वेश्चन है, हम आपको अभी भेज देंगे, आप उसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।